हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गा मिश्रा और आज मेरे साथ आप पढ़ने वाले हैं अबाउट द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। तो जैसे कि इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म वे तो बायो का मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रही है। एंड बेसिकली व्हाट इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी इज एक्चुअली द यूज ऑफ लिविंग सिस्टम्स, organism or biological derivatives to develop or create products for specific human purposes। जैसे कि बायोलॉजी में जेनेटिक्स पार्ट आता है, इंजीनियरिंग पार्ट आता है, हेल्थ केयर में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, एग्रीकल्चर में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें करने पड़ते हैं। तो ये सारे मेजर कोर एरियाज पे दैट इज़ मेडिकल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, एनवायरमेंटल, मराइन, ये सारे चीज़ों पे जो फोकस करता है दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिकम्बिनेंट डीएनए, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैसे होता है, बायो प्रोसेसिंग एंड बायो रिएक्टर्स क्या होते हैं, एंड रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, मतलब ये जो एप्लीकेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि हेल्थ केयर, फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी, ये सारे चीज़ में बायोटेक्नोलॉजी कितना ज़्यादा आगे है। और उसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स आजकल बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रही है, साथ ही में मार्केट में इस चीज़ का एक डाइवर्स फॉर्म ऑफ जॉब एंड करियर पाथ्स भी डेवलप हो चुके हैं। तो उसके पहले क्लास 12 के सारे बच्चों को मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर नीट 2027 तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं एंड मैं आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की हर एक पॉइंट को मैं स्टडी कराऊंगी और जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आता है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करके देखने वाले हैं। सो नाउ एट फर्स्ट हम लोग सबसे पहले रेनी डिस्कार्टिस बोल के एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो रेनी डिस्कार्टिस है इन्होंने नेचुरल साइंसेस के बारे में स्टडी किया एंड साथ ही में उसके साथ इन्होंने मेजर यूटिलिटी किया सारे पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड का। एंड इन्होंने जो जिस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाया है, इम्प्रूवमेंट के बारे में स्टडी किया, वो है हेल्थ एंड फूड प्रोडक्शन। तो उन्होंने जैसे ही इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ कंबाइन करने के बाद हमें जो चीज़ देखने को मिलता है दैट इज ऑल द अंडरलाइंग बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड प्रोसीड्योर। नाउ सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, ये जो प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस है मतलब यहाँ पे कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं एंड कौन कौन से प्रोसीड्योर फॉलो किए जाते हैं एक चीज़ अचीव करने में, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और दो साइंटिस्ट के नाम आते हैं। सबसे पहले हर्बर्ट बोयर एंड द नेक्स्ट नेम इज स्टैनली कोहेन। अब इसके बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं? हर्बर्ट बोयर को तो पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है विच यू कैन इजिली सी इन योर एनसीईआरटी बुक। Now, Herbert Boyer has actually studied about some enzymes that is present in a bacterium that is E. coli. And ये सारे enzymes के जो name है that enzymes are called as restriction enzyme. Restriction word से आपको पता चल रहा है कि किसी एक चीज़ को वो कट कर रहे हैं या किसी एक जो कंटिन्यूअस कोई एक ऐसे चेन, सपोज डीएनए चेन ऐसे चल रहा है, उसको कहीं से बीच में से वो इसको कट कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, और वही एंजाइम को जैसे वो कट कर रहे हैं तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ये भी बोला जाता है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज दैट इज डीएनए इज अ मॉलिक्यूल, राइट। सो ये मॉलिक्यूल को कट कर रहे हैं तो इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही हो गया हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब इसका खोज किसने किया था? हर्बर्ट बोयर ने किया था, इसीलिए आज हम लोग हर्बर्ट बोयर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि कहाँ खोज किया गया था, मतलब वेयर इट इज फाउंड इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज ई कॉलाई एस्चेरिचिया कॉलाई इज अ बैक्टीरियम, जिसमें ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उन्होंने फाइंड किया था। एंड साथ ही में ऐसा ही
ही नहीं कि सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फाइंड किया था जो डीएनए स्ट्रैंड को कट कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कट कर रहे थे उन्होंने स्टिकी एंड्स भी बना रहे थे। तो स्टिकी एंड्स इन द सेंस दैट जो कि चिपक सकते हैं, ऐसा एंड जो चिपक सकते हैं, ठीक है। तो डीएनए स्ट्रैंड्स को अगर हम कट कर रहे हैं तो कुछ यहाँ से अगर हम दूसरे कोई पार्ट से जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ बन जाते हैं आपके स्टिकी एंड्स। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, तब आपके पास ये पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, कौन सा बैक्टीरियम है एंड स्टिकी एंड्स भी किसको कहते हैं। तो आगे चलते हैं दूसरे साइंटिस्ट के पास, दैट इज स्टैनली कोहेन। तो स्टैनली कोहेन ने स्टडी किया अबाउट अनदर सर्टेन थिंग दैट इज नोन एज प्लाज्मिड। नाउ व्हाट इज प्लाज्मिड? प्लाज्मिड एक सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए है एंड दिस इज ऑल्सो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटीरियल फाउंड इन बैक्टीरिया। दैट इज ये आपका बैक्टीरिया का मेन डीएनए नहीं है, ये कैसे दिखते हैं? स्मॉल रिंगलेट्स ऑफ डीएनए। मतलब जब कोहेन ने इसको स्टडी किया, as Cohen has described this term that is plasmid as small ringlets of DNA। इसको हमें याद रखना पड़ेगा कि उन्होंने क्या देखा था और उन्होंने क्या बोला था। तो उन्होंने बोला था कि प्लाज्मिड्स आर स्मॉल रिंगलेट्स ऑफ डीएनए, ठीक है। नाउ उसके बाद कोहेन ने क्या, कोहेन हैड डेवलप्ड अ मेथड ऑफ रिमूविंग दिस प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को उसके जो एरिया है उसके रिमूव करने के बाद, उसका डीएनए को स्प्लाइस करने के बाद बोयर एंड कोहेन दोनों अब साथ में आ गए, ठीक है। रिकम्बाइन द सेगमेंट्स ऑफ दिस डीएनए, मतलब किसी भी डिजायर्ड डीएनए को किसी और डीएनए के साथ रिकम्बाइन करने के बाद खुद क्या कर रहे हैं, इंसर्ट दिस पर्टिकुलर डीएनए इन द बैक्टीरियल सेल। क्योंकि बैक्टीरिया को हमें पता है क्यों हम बैक्टीरिया को यूज करें, क्यों हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स को क्यों नहीं यूज कर रहे, बिकॉज वी नो दैट बैक्टीरियल इज सच एन ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत फास्ट एंड रैपिड डिवीजन करते हैं। इसीलिए वो जो कंबाइंड सेगमेंट, कंबाइंड डीएनए है, उसको उन्होंने बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया एंड फाइनली दे कैन सी दैट डिजायर्ड डीएनए ने कुछ डिफरेंट प्रोटीन्स प्रोड्यूस किए। अब हमें पता है कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स, अमाइनो एसिड के चेन से बने होते हैं और यही मैक्रोमोलिक्यूल अल्टीमेटली इज द पार्ट ऑफ डीएनए। कि डीएनए कैसे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। तो ये अगर हमारे पास एक डिजायर्ड डीएनए कहीं ना कहीं प्रेजेंट है तो वो डीएनए अगर कोई न्यू प्रोटीन्स बना रही है तो वो न्यू प्रोटीन्स एक न्यू सेगमेंट ऑफ डीएनए को बना सकती हैं। तो इसी वजह से दिस इज द मेन गेम ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो यही चीज हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर को शुरू करते हैं और उसको शुरू करने से सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा डायग्राम दिया हुआ है। जिस बच्चे को पता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जिसको नहीं पता है वो अभी शुरू से मेरे साथ ये चैप्टर को फ्री में पढ़ सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीड्योर्स पे हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले ये चैप्टर ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द प्रिंसिपल, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द टूल्स जो कि चीज़ें काम आती है एक रिकम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए, ठीक है। और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक्चुअली होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थर्ड पार्ट में या लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट दी बायोटेक्नोलॉजी। मैंने जैसे आपको बता दिया कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ टेक्निकल प्रोसीड्योर्स को भी कंबाइन करके एक फ्रूटफुल चीज़ें प्रोवाइड करती है, जिससे हमारी लाइफ, मतलब ह्यूमंस की जो लाइफ है, डे टू डे एक्टिविटीज़ है, वो बहुत आसान तरीके से हो जाती है, ठीक है। तो सबसे यहाँ पे देख सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी is actually the technique that deals with live organism or enzymes from the organism to produce products and processes useful to the humans। मतलब हमारे काम के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी में लाइव ऑर्गेनिजम्स का भी यूज़ कर रहे हैं एंड कभी कभार उसके डीएनए का भी, क्योंकि अभी चीज़ें बहुत एडवांस हो चुकी है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम एक लाइव ऑर्गेनिज्म को ही यूटिलाइज करें या होल ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज करें, ठीक है। बट जब हम
इसमें 2 पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ट्रेडिशनल वेज आपको पता ही है कि ट्रेडिशनल टाइम पे उतना ज़्यादा सारी चीज़ें एडवांस नहीं होती है, तो मॉडर्न में ये चीज़ सारे एडवांस होती है, राइट। तो ट्रेडिशनल जब हम बात करते हैं, ट्रेडिशनल बायोटेक के बारे में बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई गई है। जैसे कि एक एक चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कर्ड, ब्रेड, वाइन, राइट। ये सारी चीज़ों से आप भी ऑलरेडी क्लास 8 से पढ़े आ रहे हो कि कर्ड कैसे बनता है, लैक्टोबैसिलस या लैब बैक्टीरिया से बनता है, राइट। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज जो है, लैब बैक्टीरियाज जो है, उनसे बनती है कर्ड, ठीक है। क्योंकि ये जो कर्ड की जो लैक्टोज मिल्क की जो लैक्टोज शुगर है, इसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो बन जाती है कर्ड। अच्छा, अब आते हैं हम लोग ब्रेड, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा कर्ड जो बनाया ना, ये कर्ड बन गया हमारे बैक्टीरिया से, बैक्टीरियम से बन गया हमारा कर्ड। बट जब हम ब्रेड एंड वाइन की बात करेंगे तो एक दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, दैट इज ईस्ट, ठीक है। एंड ये ईस्ट जैसे सैक्रोमाइसिस सेरिवेशिया जो ईस्ट है, ये क्या बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, वाइन बनाते हैं। ये आपने ऑलरेडी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस जो पढ़ा था उसमें पढ़ लिए होंगे, या आपने एनारोबिक रेस्पिरेशन जो बचपन में पढ़े थे क्लास 7-8 में, उसमें पढ़ लिया होगा कि ब्रेड एंड वाइन कैसे बनती है, राइट। अब ये सारे पार्ट्स हो गए आपके ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के। ये सारे पार्ट्स किसके हो गए बेटा, ट्रेडिशनल बायोटेक के पार्ट हो गए। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। नाउ व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले, इस चैप्टर में जानने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मॉडर्न कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं बायोटेक के बारे में, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी, synthesizing a gene, using it, developing a DNA, vaccine or correcting a defective gene are all part of biotech। तो ये सारे बायोटेक के मॉडर्न पार्ट्स हैं। बट किसने, कोई तो बॉडी होगा ना, किसी ने डिफाइन तो किया होगा ना ये सारे कि किसको मॉडर्न बोलेंगे, किसको ट्रेडिशनल बोलेंगे। जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की अगर बात किया जाए, जो कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ठीक है, जिसका डीएनए या जीन हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, तो ये सारे चीज जो हम कर रहे हैं ह्यूमन बेनिफिट के लिए, ह्यूमन पर्पस के लिए, राइट। तो ये भी हम बोल सकते कि इज अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बट इसको जो डिफाइन किया, जिसने इसको बोला कि नहीं भाई अब एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देना पड़ेगा, वो है द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज EFB। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोथ व्यूज, मतलब ट्रेडिशनल को भी लेके चला एंड साथ में मॉडर्न को भी लेके चला, मतलब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी बोथ चीज का कॉम्बिनेशन दिया है इस बोर्ड ने, दैट इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, दैट इज डेफिनेशन। उन्होंने क्या दिया, सबसे पहले दिया कि नेचुरल साइंस जो है, मतलब याद है हर्बर्ट बोयर एंड कोहेन, स्टैनली कोहेन के टाइम पे जब उन्होंने नेचुरल साइंस के बारे में बात किया था, नेचुरल साइंस के बारे में डिस्कस किया था, उस पे कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसका सेल हो सकता है, उस सेल का कुछ छोटा सा पार्ट हो सकता है, दैट मीन्स अगर मैं सेल की बात करूँ तो ये पूरा सेल का रेप्लिकेट का भी हम बना सकते हैं, चाहे तो उस सेल का सिर्फ डीएनए लेके हम चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्शन सर्विसेज को बताया गया है कि दिस इज द इंटीग्रेशन, मतलब बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक्स या कोई सिस्टम्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके कुछ यूजफुल प्रोडक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है सबको इंक्लूड करो, नेचुरल साइंस को भी इंक्लूड करो, ऑर्गेनिजम्स को भी कर सकते हैं, या फिर ऑर्गेनिज्म का कोई सेल या उसका छोटा सा पार्ट या कोई भी मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्शन सर्विसेज, सबको इंक्लूड करके हम ये चीज कर सकते हैं। वी आर फ्री टू डू एनीथिंग। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल का पार्ट क्या हो जाता है कि बायोटेक जो फील्ड है, जिस बायोटेक फील्ड में हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बायोटेक फील्ड के दो मेन कोर चीज आ जाती है। सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग तो आपको पता ही है कि कोई टेक्निक्स जिसमें कुछ
चीज़ें किया जा सकता है। सर कुछ हम जैसे कि एक बच्चे को हम आप लोगों को अगर मैं एक कार दे दूं, ठीक है, एंड मैं बोलूँ कि इसमें ना मेरे को ये सारे फीचर चाहिए, तो आप क्या करोगे, पहले उसको खोलोगे, देखोगे कि आप क्या कर सकते हो उसमें, देखोगे। तो ये आपके इंजीनियरिंग में आ जाता है, जो कि थोड़ा टेक्निकल पार्ट्स में आ जाता है। तो उसी में अगर मैं इसका ही नाम कर दूं, ठीक है, इंजीनियरिंग में इसी का नाम कर दूं कि जेनेटिक, बस इंजीनियरिंग वर्ड के साथ मैंने एक और वर्ड ऐड कर दिया, दैट इज जेनेटिक, ठीक है। तो जेनेटिक का मतलब ही हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज आरएनए के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। डीएनए के बारे में दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि हेरिडेटरी मटेरियल भी बोला जाता है। आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि कभी कभार डीएनए मतलब आरएनए से ही डीएनए फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं उस बच्चे को अब कार के जगह, मैंने पहले क्या दिया था गाइस, कार दिया था, राइट। अब उसी कार के जगह मैं अगर आप लोगों को रिप्लेस करके जीन दे दूं, ठीक है, डीएनए या कोई जीन दे दूं, या मैं उसका रिप्लेसमेंट करके आपको आरएनए दे दूं, तो आप क्या करोगे, उसी डीएनए एंड उसी आरएनए को लेके आप काम करना स्टार्ट करोगे। उसी को लेके आप देखोगे कि अच्छा इसमें कुछ हो सकता है क्या, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते क्या, इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या, राइट। तो वही चीज को बोला जाता है कि अगर हम कोई टेक्निक कर यूटिलाइज करके डीएनए एंड आरएनए का जो केमिस्ट्री है, मतलब उसके अंदर का जो पार्ट है, उसके अंदर की जो बॉन्डिंग्स है, उसको हम चेंज करके कुछ ऑल्टरेशन क्या कर सकते हैं उसमें। अगर हम लोग ऑल्टरेशन कर सकते हैं, दैट मीन्स हमने यहाँ पे किसको लेके ऑल्टरेशन किया गाइस, जीन को लेके। दैट मीन्स हमने उस ऑर्गेनिज्म के जेनोटाइप को छेड़ा। किसको छेड़ा, जेनोटाइप को छेड़ा। जेनोटाइप को छेड़ने से ही क्या हो जाता है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, मतलब वो बाहर से कैसे दिखता है, वो भी तो अफेक्ट होगा ना। ये तो सिंपल से ट्रिक है कि वो भी अफेक्ट होगा। अगर हमने जीन्स के साथ कोई छेड़खानी किया, अगर हमने जेनोटाइप के साथ कोई छेड़खानी किया, तो क्या हो जाएगा, फेनोटाइप भी अफेक्ट होगा। उस ऑर्गेनिज्म की फेनोटाइप में भी प्रॉपर चेंजेस आ जाएंगी। समझ में आया, इज इट क्लियर। वही चीज यहाँ पे एनसीईआरटी, देखो मैं एकदम एक एक वर्ड एनसीईआरटी की लेके आपको डिकोड करके बता रही हूँ कि इंजीनियरिंग क्या है, कोई टेक्निक, कोई प्रोसीड्यूर, राइट, हो गया, समझ में आ गया। उसी इंजीनियरिंग को यूटिलाइज करके अगर मैंने जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज ला दिया, अगर मैंने ऑल्टरेशन कर दिया, तो उस ऑल्टरेशन को मैंने वापस से होस्ट ऑर्गेनिज्म में, मतलब जिस ऑर्गेनिज्म को लेके मैं काम करने वाली हूँ, जैसे कि पहले हम लोग कोई भी लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट करते थे तो गिनी पिग से एक्सपेरिमेंट करते थे, क्योंकि गिनी पिग बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था ह्यूमन से। तो अगर मैं किसी भी, सपोज कोई प्लांट को लिया मैंने, सपोज कोई एनिमल को लिया, तो उसमें मैं अगर चेंजेस करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, उस पर्टिकुलर होस्ट ऑर्गेनिज्म जो है, वो पर्टिकुलर होस्ट ऑर्गेनिज्म में मैं चेंजेस चाहे तो कर सकती हूँ। और अगर मैं जेनोटाइप में चेंजेस करूँगी, कंप्लीट इफेक्ट उसका फेनोटाइप में भी दिखेगा, इजंट इट। तो इसमें दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने जैसे बॉलीवुड मूवी देखे होंगे, जैसे कि बाला आप देखे होंगे, जिसके क्या थे, सर पे जो बाल, हेड में क्या थे, वो बाल्ड थे, राइट, उसके बाल नहीं थे उसमें। अब मैं अगर आयुष्मान, जैसे आयुष्मान खुराना उसका प्ले कर रहा था, आयुष्मान खुराना तो उसका रोल प्ले कर रहा था, राइट, तब बट आयुष्मान खुराना जो ओरिजिनल है उसके, उसमें तो बहुत सारे बाल हैं। तो मैं अगर आयुष्मान खुराना का कोई जीन ले लूँ, राइट, जिसमें जो हेयर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड उसी जीन को मैं किसी एक ऐसे वेक्टर या प्लाज्मिड में ऐसे इंसर्ट कर दूं, जैसे मैंने बोला था कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल रिंगलेट्स ऑफ डीएनए किसने फाइंड किया था, अगेन क्वेश्चन आता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ फास्ट मेरे को। वो है स्टैनली कोहेन ने फाइंड किया था, राइट। तो उन्होंने यही प्लाज्मिड को क्यों दिया, क्योंकि ये उसका मेन डीएनए नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। तो यही प्लाज्मिड को, इसी प्लाज्मिड को यूटिलाइज
सिंथेसाइज करके मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म से या बैक्टीरिया से प्लाज्मिड लेके इसको अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ तो क्या होगा, इसके डीएनए में अगर इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर दूँ, ठीक है, मतलब बाला के डीएनए में ये हेयर ग्रोथ वाला जीन अगर मैं इनकॉर्पोरेट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, उसका जेनोटाइप चेंज हो जाएगा। उसके पास क्या नहीं थे, बाला के सर पे बाल इसलिए नहीं थे क्योंकि उसके पास हेयर ग्रोथ वाला कोई जीन था ही नहीं। एंड अभी जो जीन आएगा जो मैंने आयुष्मान से कलेक्ट किया, वो जीन अगर मैं यहाँ पे इस डीएनए में, उसके बाला के डीएनए में इनकॉर्पोरेट करके उसके अंदर डाल दूँ तो क्या हो जाएगा, बाला के सर पे भी बाल उगने स्टार्ट हो जाएंगे ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द हेयर ग्रोथ जीन। ठीक है, तो अभी हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन बन गया भाई, हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म बन गया बाला। ठीक है, बाला के पास नहीं था, बाला हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म है, ये बाला का डीएनए था, राइट, जिसमें हमने छेड़खानी किया, जिसमें हमने चीज़ों को डाला, राइट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पे, दैट इज जब हम ये पूरा चीज़ करने वाले, मतलब किसी से जीन लेने वाले, किसी का जीन में इंसर्ट करने वाले, ये सारा प्रोसेस जब करेंगे, इसी प्रोसेस को बोलते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। मतलब ये प्रोसेस तो चल रहा है ना, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक सपोर्ट है। सपोज मान लो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग बड़े भैया है एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग उसका छोटे भाई जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई तुम कहो ये काम करो, तुम आगे जाओ, मैं तुम्हारे पीछे हमेशा खड़ा हूँ। तो यस, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग इज सच अ काइंड ऑफ इंजीनियरिंग जहाँ पे क्या देखा जाता है कि कंटामिनेशन फ्री प्रोसेस हो। मतलब ऐसा तो नहीं कि आयुष्मान के बॉडी से ये हेयर ग्रोथ का जीन ट्रांसफर करते वक्त मैंने कोई जर्म डाल दिया इसके डीएनए में तो सर पे बाल तो उगे ही नहीं, एंड साथ में आयुष्मान के पास जो सपोज बालों में या स्कैल्प में जो डिजीज होती है, सपोज डैंड्रफ का डिजीज होता है, तो बाला के ऊपर डैंड्रफ का डिजीज या वो फंगी स्प्रेड हो गया। ठीक है, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो ये देखने के लिए ही हम लोग एक प्रोसेस को और फॉलो करते हैं, दैट इज maintenance of the sterile environment, that is maintenance of the sterility। मतलब आपको पता ही है कि कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन उस पर नहीं होना चाहिए। जिस टेस्ट ट्यूब में आप उस काम को कर रहे हैं या जिस मशीन को आप यूज़ कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट्स मतलब जो डिफरेंट अदर पार्ट्स आप ग्रोथ कर रहे हैं, जिसमें अगर मैंने पेट्री डिश लिया है या अगर मैंने उस पर ग्रोथ किया है बैक्टीरिया, उसमें कुछ किया है, तो ऐसा तो नहीं कि मैं चाह रही हूँ कि इसमें ई कॉलाई ग्रो करे। ठीक है, मैं चाह रही हूँ सपोज इसमें ई कॉलाई ग्रो करे, तो ऐसा तो नहीं है कि ई कॉलाई के बदले मेरे यहाँ पे आप अच्छे से देखो कि सल्मोनेला टाइफी ग्रो कर जाए, तब तो मेरे लिए बिल्कुल भी एकदम अच्छी प्रोसेस नहीं है, राइट। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं जिस डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ चाहती हूँ वही यहाँ पे मेंटेन्ड रहे, यही मेरा मेन लक्ष्य होगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग क्या देखेंगे कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग मतलब मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल या माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस इन द केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस। क्योंकि यहाँ पे तो हम बहुत सारी चीज़ें, मतलब केमिकल इंजीनियरिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोग जो डीएनए आरएनए उसकी केमिस्ट्री के बारे में बात करें, उस मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, एंड बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ एंटीबायोटिक्स, ठीक है, वैक्सीन्स एंड एंजाइम। ये प्रोड्यूस करने के टाइम पे, लार्ज क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के टाइम पे अगर मैंने गलती से भी स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं किया तो एक मैसिव डिजीज जो है एक से दूसरे में वो स्प्रेड इजीली हो जाएगा। तो हमें ये भी ख्याल रखना है कि कोई डिजीज ना स्प्रेड हो, अच्छा करने के जगह पे कोई गलत काम ना मेरे से हो जाए। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, जहाँ पे सबसे पहले बोला गया लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को अब समझते हैं। अब हमने पार्ट्स तो 2 पढ़ लिए, ठीक है, वापस से एक बार अगर मैं आप लोगों को रिवीजन करवा दूं, सबसे पहले हमने बायोटेक के बारे में पढ़ा कि बायोटेक का डेफिनेशन क्या है। दूसरा हमने पढ़ा कि बायोटेक तो भाई 2 पार्ट्स में आती है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न पार्ट में आती है। बट यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB का बोर्ड क्या बोला कि नहीं भाई, हमें अगर काम करना है तो दोनों को लेके साथ में चल रहे हैं, जिसमें वो उन्होंने एक डेफिनेशन इंटीग्रेट करके बताया कि इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज
लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसका सेल पार्ट्स कुछ भी, या मॉलिक्यूलर एनालॉग्स जो कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में यूटिलाइज कर सकते हैं, वो हो गया हमारा कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ बायोटेक। अब आते हैं कि बायोटेक जब हम करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक में जब घुसेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक में दो प्रोसेस आ जाता है। एक है भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस, दूसरा है भाई बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है वो तो एकदम सिंपल है कि भाई जीन को लो, छेड़खानी करो, जेनोटाइप में बदलाव करो। जेनोटाइप में बदलाव करो मतलब फेनोटाइप को चेंज कर दो। मतलब बाला अभी क्या हो गया, बाला को बहुत हंसता था सब लोग कि उसके पास तो सर पे बाल थे नहीं, अब मैंने चेंज किया तो बाला के सर पे बाल आ गए, और बाला भी हो गया बहुत ज्यादा खुश कि भाई मेरा तो फेनोटाइप मतलब बाहर का जो फिजिकल अपीयरेंस है बाला का वो चेंज हो गया। अब वो बाल हेडेड से पूरा सर पे उसका बाल आ गया, अब कोई हंस नहीं सकता, तो मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग कर दिया। बट अगर मैंने उसका जो छोटा भाई है दैट इज बायो प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, अगर मैंने स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं किया, अगर मैंने डिजीज फ्री एनवायरनमेंट, कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं किया, तो इसका मतलब यही हो जाता है भाई एकदम साफ साफ कि बाला को तो मैंने सर पे बाल उगो दिया, बट साथ में मैंने डिजीज भी उसमें ट्रांसफर कर दिया जो आयुष्मान का था। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि कोई डिजीज ट्रांसफर हो, हमें नहीं चाहिए कि ई कॉलाई के बदले सल्मोनेला टाइफस में ग्रो कर जाए। ठीक है, समझ में आया? तो हमें डिजायर्ड चीजों पे ही काम करना है ताकि हमारा काम बहुत ही ज्यादा फोकस तरीके से हो। तो इसी वजह से हमें थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। समझ में आया? इतना दूर तक मैंने बहुत अच्छे से समराइज कर दिया, क्योंकि हम आगे के पार्ट में बढ़ने वाले हैं जिसमें और कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें जिसको सिंपल तरीके से मैं तुम लोगों को पढ़ा दूंगी। एक बार पढ़ोगे कभी नहीं भूलोगे और बार बार उसी चीज को रिमाइंड करते रहोगे। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्रोबेबली ये जो द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो हमें पता ही है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें बहुत वेरिएशंस आती है, उसमें जीन्स की कॉम्बिनेशंस बनती है, उसमें न्यू प्रोडक्ट हम देख सकते हैं। मतलब ईच एंड एवरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें इवोल्यूशन, हमें चीज़ों को बढ़ता हुआ, चीज़ों को दिखता हुआ, चीज़ों का चेंज होता हुआ दिखता है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जस्ट कुछ नहीं, जस्ट जेरोक्स कॉपीज, मतलब जो जीन या जो डीएनए था वो इमॉर्टलिटी को कैरी फॉरवर्ड करती है। एंड फाइनली ऑब्वियसली अगर देखा जाए कि जीन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर वायबल प्रोसेस है एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करती है कि जो पुराना जीन है उसी को कैरी फॉरवर्ड करती है। अगर उसमें भी डिजीज होगा तो आगे में भी डिजीज होगा। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग छेड़खानी कर सकते हैं, हम लोग चेंजेस कर सकते हैं और वेरिएशंस हम ला सकते हैं, यूनिक कॉम्बिनेशंस हम ला सकते हैं। यही एनसीईआरटी बोल रही है, क्योंकि एनसीईआरटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है नीट को क्रैक करने के लिए। आप अच्छे से देखो, दे फॉर्मर के बारे में बोला जा रहा है कि भाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, ये हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है फॉर वेरिएशन एंड ऑल्सो फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन। मतलब यूनिक कॉम्बिनेशन तैयार करने के लिए, जेनेटिक सेटअप बनाने के लिए एक हमें मौका तो देती है भाई। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौका तो देती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वो मौका तक नहीं देती है। इसी वजह से क्या बोला जा रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर द ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म जो है ये इतना भी कोई खराब नहीं है, ये इसका भी बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? प्रिजर्व करता है जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को। ठीक है, वेर एज सेक्सुअल मतलब बोला जा रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसका अपना फायदा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसका अपना फायदा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है साफ साफ कि भाई जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है, वेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन के बारे में देखता है। अब बोला जा रहा है दूसरा पार्ट कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीड्योर जो है ये यूज हो जाता है प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग के प्रोसीड्योर में। अब क्या होता है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, आप पढ़ोगे कि ये एक दूसरा चैप्टर का पार्ट होता है। ये हम लोग ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसीड्योर क्या है। तो बेसिकली आपने तो पॉलिनेशन के बारे में पढ़ाई होगा, राइट? एंड पॉलिनेशन में हम लोग जब क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, एकदम सिंपल सी मैं बात कर रहा हूँ, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है भाई कि जेनेटिकली दो डिस्टिंक्ट
एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पेरेंट्स को लेंगे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पेरेंट्स को लेंगे, ठीक है। फिर मतलब एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, सपोज इसमें मेल पार्ट भी है, इसमें फीमेल पार्ट भी है, तो हम इमास्कुलेशन के मदद से इस मेल पार्ट को रिमूव करा देते हैं, ठीक है। एंड हम क्या करते हैं, अपना जो डिजायर्ड मेल है, मतलब मेरे पास एक दूसरा मेल का पार्ट है जो कि हमारे लिए डिजायर्ड जीन है, मैं ये चाहती हूँ कि इस फीमेल के साथ इस मेल का कॉम्बिनेशन हो, तो मैं इस फीमेल के ऊपर इस मेल का जो डिजायर्ड एंथर पोलन ग्रेन्स जो भी होगा उसको डालेंगे, एंड मैं अब एक्सपेक्ट करूंगी, इसको बैगिंग कर दूंगी ताकि बाहर से कोई भी और मेल आके इसको इफेक्ट ना कर पाए इस फ्लावर को, एंड फाइनली मैं अचीव कर जाऊंगी जो क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसीड्योर है उसको, इस न्यू एक स्पीशीज में क्रिएट कर लूंगी, एक न्यू फ्लावर क्रिएट कर लूंगी। अब तक ये ब्लैक कलर का था, बट अब जब न्यू स्पीशीज आएगा, न्यू फ्लावर आएगा, वो मेरे मन पसंदीदा फ्लावर होगा, एंड उसमें से आप मेरे मन पसंदीदा चीज़ होगा, और वही फीमेल एंड मेल का कॉम्बिनेशन इसमें बन जाएगा जो मेरे को चाहिए था। मेरे को अनडिजायरेबल ट्रेट नहीं चाहिए था, तो मैंने इस मेल का पार्ट निकाल दिया वही पुराने फ्लावर से। इसी को कहते हैं ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन मेथड या प्रोसीड्योर, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं दोबारा क्लियर कर दूंगी ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ठीक है। बेसिकली यही है कि हम लोग अपने डिजायर्ड ट्रेट्स को चाह रहे हैं और डिजायर्ड ट्रेट्स को ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अनडिजायरेबल जो जीन है, अनडिजायरेबल जो ट्रेट्स है उसको हम नहीं चाहते हैं, क्यों, इसीलिए मैंने पुराने जो मेल था उसको निकाल दिया, ठीक है। देखो, अब ट्रेडिशनल हाइब्रिडेशन प्रोसीड्योर इज यूज्ड इन प्लांट, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, एनिमल ब्रीडिंग में भी यूज होता है, often leading to inclusion and multiplication of undesirable genes along with the desired ones or desired genes को, ठीक है। And the technique which is used in genetic engineering include creation of, क्या क्रिएट कर सकते हैं हम ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन से। जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे डिफरेंट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम यहाँ पे जीन का ही चेंज कर दे रहे हैं, हमको ये जीन नहीं चाहिए, चलो इस जीन को चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। अनडिजायरेबल जीन को हम नहीं रख रहे हैं, राइट, और हम क्या बना रहे हैं, न्यू जीन बना रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं डीएनए को चेंज कर दो, रिकॉम्बिनेट, मतलब वापस से डीएनए का जो कॉम्बिनेशन है उसको मैंने चेंज कर दिया, इसी चीज को बोलते हैं रिकॉम्बिनेट डीएनए, ठीक है। एंड फाइनली उसका यूज किधर होता है भाई, हम तो बना तो लोगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पर यूज कहाँ करोगे, तो ये इंपॉर्टेंस जो है यूज होता है बेटा आपके जीन ट्रांसफर में एंड जीन क्लोनिंग में। अगर मैं चाहूँ कि जीन ट्रांसफर एंड जीन क्लोनिंग करना, तो मैं इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज कर सकती हूँ, ठीक है, which will ultimately overcome this limitation and allow us to isolate and introduce only one or set of desirable genes without introducing the undesirable genes। मतलब अगर मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करती हूँ तो उसमें मेरे को अनडिजायरेबल जीन्स का रखना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ जो ट्रेडिशनल टेक्निक हो रहा था उसमें जो फीमेल था, ठीक है, फीमेल में अगर कोई अनडिजायरेबल जीन है उसको मेरे को रखना पड़ रहा था। जो मेल यहाँ पे मैंने न्यू मेल इंट्रोड्यूस किया, उसका जो अनडिजायरेबल जीन है उसको भी मेरे को रखना पड़ रहा था, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक अनडिजायरेबल मेल को चेंज किया था, बट जो दूसरा पेरेंट मैंने बनाया था, दूसरा पेरेंट जो लिया था उसमें से भी अनडिजायरेबल जो जीन था उसको मैंने लिया है, ठीक है, उसको मैंने चेंज दिया है, उसको मैंने बोला कि भाई तुम उसका जो अनडिजायरेबल पार्ट है, सपोज मेरे को नहीं चाहिए था कि मेल का जो हाइट वाला पार्ट है वो आए, ठीक है, या मेल का जो डिजीज वाला जीन है वो आए, ठीक है, मेरे को ये दोनों नहीं चाहिए था, बट फिर भी मेरे को ये करना पड़ा क्योंकि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन मेथड में ऐसा कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज कंप्लीटली द पार्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही ये पूरा मामला है, पूरा खेल है, एंड ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही पूरा पार्ट है। ओके, क्लियर। नाउ अब बोला जा रहा है कि ये अनडिजायरेबल को रिमूव करके हम टारगेट ऑर्गेनिज्म में अच्छे से सुनो, टारगेट ऑर्गेनिज्म में हम अपना डिजायरेबल जीन्स डाल देंगे, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, टारगेट ऑर्गेनिज्म में हम अपना
डिजायरेबल जीन को डाल देंगे। तो कैसे डालेंगे, वही क्वेश्चन नेक्स्ट एनसीईआरटी पूछता है कि व्हाट इज लाइकली टू बी द फेट ऑफ द डीएनए व्हिच इज समहाउ ट्रांसफर, मतलब किसी तरीके से आपने अगर डाल भी दिया तो उसका फेट होगा क्या, उसका भविष्य क्या होगा। क्या ज़रूरी है कि वो डीएनए भी, जो मैंने सपोज यहाँ पे मेल को नहीं इंट्रोड्यूस करके मैंने मेल से कुछ चीज़ें इस फ्लावर के जीन में या डीएनए में डालने की सोचा, तो क्या ये फ्लावर की जो जीन है, क्या ये फ्लावर का जो डीएनए है, ये क्या मेल डीएनए को एक्सेप्ट करेगा, क्या इसको मल्टीप्लाई करने देगा? क्योंकि अगर हमारे डीएनए को इसने मल्टीप्लाई करने ही नहीं दिया तो फिर तो ये सब बात का पतंगड़ बन जाएगा और इसका कोई मतलब है ही नहीं, राइट। मतलब जिस भी रिकम्बिनेंट डीएनए को हम लोग आर डीएनए कहते हैं, तो उस आर डीएनए का मेन मकसद है कि जब भी ये होस्ट में डाला जाएगा, ये होस्ट में एक्सेप्ट होना चाहिए। एक्सेप्ट होगा तभी जाके ये मल्टीप्लाई होगा एंड सेल में फैलेगा एंड हर जगह पे अलग अलग से इसका सेल्स बनना स्टार्ट होगा जो हमें चाहिए, ठीक है। वही एनसीईआरटी बोल रहा है, देखो कि मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये जो पीस ऑफ डीएनए है, राइट, ये जो आर डीएनए, हम आर डीएनए तो हमारे लिए आर डीएनए है, उस ऑर्गेनिज्म के लिए तो नहीं है भाई। उस ऑर्गेनिज्म के लिए ये क्या हो जाएगा, उस ऑर्गेनिज्म के लिए ये हो जाएगा उसके लिए फॉरेन डीएनए, ठीक है। तो ये उसको एक्सेप्ट क्यों करेगा, फॉरेन डीएनए को तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमें एक ऐसा तरकीब निकालना है ताकि ये फॉरेन ना कहलाए, ये इसका अपना ही डीएनए कहलाए एंड ये जो सेल या जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है इसको एक्सेप्ट करे एंड बोलना स्टार्ट करे कि ठीक है भाई, तुम मेरे ही खुद के डीएनए हो, तो अब तुम क्या करो, अब तुम ग्रोथ कर सकते हो एंड प्रोजेनी सेल्स में तुम फैल सकते हो, ठीक है। तो वही बात एनसीईआरटी भी यहाँ कहते हैं, बट अगर हम देखो अभी ये भी एनसीईआरटी भी बोल रही है कि बट when it gets integrated का मतलब क्या है कि जब ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, when it gets integrated into the genome of the recipient, मतलब जिस host organism, जिस recipient में हम इस डीएनए को, इस पर्टिकुलर डीएनए को इंट्रीगेट करने की सोच रहे हैं, मतलब अगर मैंने उसके डीएनए में इसको डाल दिया तो फाइनली इट विल बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए, मतलब होस्ट डीएनए को भी मल्टीप्लाई करेगा, तब होस्ट को या ऑर्गेनिज्म को पता ही नहीं होगा कि हमारे डीएनए के साथ तो भाई छेड़खानी हो चुकी है, हमारे डीएनए को ग्रोथ करने का मौका भाई दिया जा रहा है, तो वो ये चीज़ समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम विच हैज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट, ठीक है। अब आते हैं कि उस डीएनए में, बस स्पेसिफिक डीएनए में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं ORI या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। जहाँ से रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि यहाँ डीएनए जो है भाई, ये डीएनए आपका मेनली मल्टीप्लिकेशन के तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसी में काम आता है, इसी में रोल आता है भाई आपके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट का। ये एक ऐसा स्पेसिफिक सीक्वेंस है, एक ऐसा स्पेसिफिक साइट है, सपोज ये होस्ट है, तो होस्ट का ये अगर डीएनए है तो दिस ओराई रीजन जो है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है, वहां से आपके डीएनए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, डीएनए डुप्लीकेट करना स्टार्ट करते हैं एंड डीएनए में प्रोटीन्स बनना शुरू होते हैं। प्रोटीन्स बनेगा तो न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे, फिर अल्टीमेटली धीरे धीरे आपका डीएनए का चेन जो है वो बढ़ने लगेगा, डीएनए से दूसरा डीएनए बनने लगेगा। और हमें तो यही चाहिए था कि भाई हमारा जो आर डीएनए है वो किसी भी तरीके से होस्ट डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाए और हमारा ही आर डीएनए फैल जाए, हमारा ये जो आर डीएनए है वो मल्टीप्लाई कर जाए, राइट। तो दैट्स द रीजन। अब इसी चीज को बोलते हैं कि अच्छे से देखो, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं पूरा क्या बोला जा रहा है कि origin of replication which is responsible for initiating the replication, therefore for the multiplication of any piece of a piece of DNA in an organism it needs to be part of the chromosome। मतलब अगर वो मेन डीएनए का पार्ट, मेन क्रोमोसोम का पार्ट हो सके तो अल्टीमेटली वो
कोई भी रेप्लिकेशन उसमें हो सकता है, क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब अगर मैंने सिर्फ आरडीएनए को डाल दिया होता, ठीक है, सपोज, तो वो फॉरेन डीएनए वो तो कुछ नहीं कर पाता, एलियन डीएनए कहलाता, निकल जाता होस्ट ऑर्गेनिज्म से, और तो उसको जो होस्ट है वो उसको काम नहीं करने देता, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसीड्योर क्या है कि यही आरडीएनए को अगर मैंने होस्ट के मेन डीएनए में या मेन पार्ट ऑफ क्रोमोसोम में बना दिया, उसको मिल जाएगा एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एंड इस ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से ये जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है इट कैन मल्टीप्लाई एंड रेप्लिकेट इन दी होस्ट ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ, ठीक है। इसी चीज को बोलते हैं क्लोनिंग या जीन क्लोनिंग जो आप बोलते हैं, एंड अल्टीमेटली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द टेम्पलेट डीएनए, या हमारा जो आरडीएनए या डिजायर्ड डीएनए था उसका टेम्पलेट कॉपीज ये बनाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट रोल पे। देयर आर टू साइंटिस्ट, एक आपके कोहेन है, दूसरा बॉयर है। बॉयर ने किस पे स्टडी किया? बॉयर ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पे स्टडी किया, मतलब मॉलिक्यूलर सीजर्स पे स्टडी किया, एंड उन्होंने पता किया कि भाई हाँ ऐसा कुछ होता है जो डीएनए मॉलिक्यूल को कट कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे स्टडी करने के बाद उनको लगा कि भाई डीएनए मॉलिक्यूल को कट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, साथ ही में एक स्पेसिफिक पैटर्न पे काट करती है ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिकी एंड्स बनाना, क्योंकि में रीजॉइनिंग का भी ऑप्शन इसका रहता है, इसीलिए इस चीज को हम लोग बोलते हैं स्टिकी एंड्स, ठीक है। कोहिन ने दूसरा चीज पे स्टडी किया, दैट इज अबाउट अ प्लाज्मिड। तो उन्होंने बोला कि भाई प्लाज्मिड क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है। तो कोहिन स्टडीड अबाउट प्लाज्मिड कि हाँ भाई प्लाज्मिड है, और प्लाज्मिड में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस भी उसको मिला। व्हाट इज द स्पेसिफिक सीक्वेंस? द स्पेसिफिक सीक्वेंस इज कि ये जो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो दोनों ने सोचा कि बॉयर एंड कोहेन दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग अभी साथ में आ जाते हैं, एंड साथ में आने के बाद हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या मॉलिक्यूलर सीजर का यूज करके ये जो प्लाज्मिड, मतलब कोहेन ने देखा था प्लाज्मिड के बारे में, राइट, एंड बॉयर ने देखा था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, और कोहेन ने ये भी देखा था कि भाई यहाँ पे एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड में। तो कोहेन ने बताया कि बॉयर को कि चलो हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके एक कट लगाते हैं एंड इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को बाहर निकालते हैं, जो कि कोई भी दूसरे, मतलब इट वाज एक्टिंग एज अ प्रोटेक्टिंग शील्ड, एंड अल्टीमेटली ये कोई भी दूसरे फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। देन उसके बाद क्या किया इन्होंने जो जीन इस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को एक्सट्रैक्ट किया, इन्होंने न्यू जो होस्ट एक बैक्टीरियम है दैट इज ई कॉलाई, ठीक है। पहले क्या किया कि साल्मोनेला का जो प्लाज्मिड है उसको लिया, उससे उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को एक्सट्रैक्ट किया। ई कॉलाई में ये एंटीबायोटिक जीन रेजिस्टेंट जीन नहीं प्रेजेंट था, तो ये है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम, इसमें से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को निकाला, एंड ई कॉलाई बोल के सिमिलर देखने में एक दूसरा बैक्टीरियम है, इसमें ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को डाल दिया। तो इन्होंने कहीं छेड़खानी किया, एंड कौन से स्पेसिफिक जीन को लेकर छेड़खानी किया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को लेकर छेड़खानी किया। तो वापस इस चीज को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे क्या है कि साल्मोनेला टाइफी जो है इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रेजेंट था, ई कॉलाई जो है ई कॉलाई में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ई कॉलाई में प्रेजेंट नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर की मदद से डीएनए या जीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर हम लोग इसको ई कॉलाई में इंट्रोड्यूस करते हैं या लाइगेट करने की सोचते हैं। तो अल्टीमेटली इसके जो एक्सपेरिमेंट है, दिस process proved that the scientist could cut and move the useful genetic traits between completely different organism, giving birth to recombinant DNA technology. And ये एक बड़ा सा breakthrough बन गया बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीड्योर में, and ultimately biotechnology took a new turn. तो इससे डिस्कवरी हो गया सबसे पहले मॉलिक्यूलर सीजर या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का,
साथ ही में ये भी डिस्कवर हो गया कि प्लाज्मिड का जो डीएनए है, प्लाज्मिड कैन एक्चुअली एक्ट एज वेक्टर्स एंड कोई भी पीस ऑफ डीएनए को ये अटैच करके उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। जस्ट लाइक एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मॉस्क्यूटो, ठीक है, वो एक्ट एज अ इंसेक्ट वेक्टर एक्ट करते हैं एंड मैलेरियल पैरासाइट को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। जस्ट लाइक दैट, जैसे उसको भी वेक्टर बोला जाता है या एक व्हीकल बोला जाता है या एक कैरियर बोला जाता है, डिजीज कैरियर, वैसे ही हमारे लिए बैक्टीरियल प्लाज्मिड या बैक्टीरियल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो प्लाज्मिड है वो हमारे लिए भी एक व्हीकल का काम किया, एक व्हीकल बन गया, which is ultimately used to deliver the alien piece of DNA into the host organism। मतलब एलियन पीस ऑफ डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने के लिए जिसने हमें हेल्प किया, दैट इज प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड के ऊपर काम किसने किया था? कोहेन ने काम किया था। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर काम किसने किया था? हर्बर बॉयर ने काम किया था। बाद में दोनों ने साथ में मिलकर लिंक करके बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीड्योर में एक बड़ा सा ब्रेक थ्रू किया, राइट। अच्छा, इसके बाद आते हैं कि इन्होंने जो काम किया, इट एक्चुअली लिंक्ड द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर विच बिकेम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे लाइगेज की भी बात हो रही है, जिस एंजाइम ने वापस से दूसरे न्यू पैटर्न ऑफ डीएनए को जोड़ने में काम किया। तो एक जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, मॉलिक्यूलर सीजर है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस है, ठीक है, तो उसने क्या किया? कट करने में काम किया। दूसरा जो मॉलिक्यूल है दैट इज डीएनए लाइगेज, दूसरा जो एंजाइम है डीएनए लाइगेज, उसने डीएनए मॉलिक्यूल को ज्वाइन करने में काम किया, ठीक है। तो दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब है लैबोरेटरीज में करना, एंड इट अल्टीमेटली when this DNA is transferred into Escherichia coli, a bacterium which is closely related to Salmonella, it could replicate using the new host DNA polymerase enzyme and make multiple copies of it। ठीक है, तो दोबारा से पूरे प्रोसेस को समझाते हुए मैं बताती हूँ। सबसे पहले क्या हुआ? साल्मोनेला टाइफी था, ठीक है, उसके अंदर प्रेजेंट था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो क्या किया? वो सबसे पहले बोयर आए, बोयर बोला कि भाई इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को हम कट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोबारा से यहाँ पे आया ई कोलाई का प्लाज्मिड, ई कोलाई का जीन आया, ये है सल्मोनेला, ये है ई कोलाई, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपका सबसे पहले ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को निकाला और यही जीन को डाल दिया भाई ई कोलाई में वापस से, ठीक है। तो ई कोलाई का कट, वहां भी सेम आरी से कट लगाया, यहाँ भी आरी से कट लगाया, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी बोल सकते हो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी आप बोल सकते हो, ठीक है। एंड वापस से उस डीएनए को जोड़ने के लिए यहाँ पे जिस चीज का यूटिलाइज किया, दैट इज आवर नन अदर देन डीएनए लाइगेज। तो यहाँ पे पता चल गया कि कोई भी जीन को एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से निकाल के दूसरे में हम डाल सकते हैं, ठीक है। एंड बाद में ऐसा ही नहीं, क्योंकि ये क्रोमोसोम में ये जीन इनकॉर्पोरेट हो गया था, तो आगे जाके ई कोलाई के जितने भी सेल्स बने सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले कॉपीज बने। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये डीएनए क्लोनिंग के थ्रू पॉसिबल हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू पॉसिबल हुआ, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज सेड in NCERT that the ability to multiply copies of antibiotic resistant gene in E. coli was called cloning of antibiotic resistant gene in E. coli, ठीक है। एंड ये इसको क्लोनिंग करने के लिए 3 बेसिक स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि भाई तुम कौन से जीन को, मतलब किसी भी चीज को तो उठा के नहीं डाल दोगे ना, तो किसको डालोगे उसको आइडेंटिफाई करो जो आपका डिजायरेबल जीन है। दूसरा क्या है? इंट्रोड्यूस करो, आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट में इंट्रोड्यूस करो, मतलब ये हमारा अभी होस्ट कौन है? ई कोलाई होस्ट है, तो उसमें इंसर्ट करो उसको। एंड तीसरा है, सिर्फ इंसर्ट करने से नहीं होगा, हमें देखना पड़ेगा कि आगे बनने वाली जो प्रोजेनीज है, ये जो प्रोजेनी बन रही है, इसमें भी क्या ये डीएनए या जीन ट्रांसफर हो रहा है या नहीं। अगर हो गया तो हमारा जो क्लोनिंग का प्रोसेस है ये सक्सेसफुल हो गया,
कंप्लीट हो गया हमारा क्लोनिंग। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट दैट इज 9.2 में, जो कि है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। ये वीडियो पूरा 1 आवर का हो चुका है गाइज। आप लोगों को कैसा लगा ये पूरा एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन एंड बार बार करके मैं एक एक चीज़ पे एम्फसाइज करके एक्सप्लेनेशन कर रही थी, तो आप लोगों को कैसा लगा? अगर समझ में आया तो कमेंट करना कमेंट सेक्शन में मत भूलना। एंड साथ ही में अपने हर एक उस दोस्त को शेयर करना जो कि क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, 9 में पढ़ रहे हैं, 11 में पढ़ रहे हैं या 12 में पढ़ रहे हैं या 13 मतलब ड्रॉपर बैच में है। जिसको भी ये टॉपिक न्यू तरीके से जानना है या जिसको भी ये टॉपिक दोबारा से रिवाइज करना है, उसको आप ज़रूर से इस वीडियो को सेंड कर सकते हो। मेरा नाम है दुर्गा मिश्रा, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी टीचर एंड मैं आपको 45 डेज के अंदर पूरा बायोलॉजी कंप्लीट कराने वाली हूँ। नाउ थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर पेशेंस हियरिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। बाय एवरीवन।